नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मनीषा। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। बंगाल में भव्य और ऐतिहासिक रहा शुभेंदु अधिकारी का राज तिलक। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल ने दिलाई शपथ। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज हुए शामिल। बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी। और दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया और खुदीराम टूडू और निशित प्रामाणिक को भी दिलाई गई मंत्री पद की शपथ। शपथ समारोह में पहुंचकर पीएम मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। बंगाल की जनता को किया दंडवत प्रणाम। पीएम ने भाजपा कार्यकर्ता माखनलाल सरकार से भी लिया आशीर्वाद। तमिलनाडु में नई सरकार पर बना राजनीतिक सस्पेंस। सी जोसेफ विजय के पास है महज 116 विधायकों का समर्थन पत्र। 2 और विधायकों की जरूरत। बड़ा सवाल, क्या आज राज्य में बनेगी टीवी के सरकार? और पंजाब की आप सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा पर ईडी ने कसा शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला नेटवर्क, अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। हिरासत में लिए गए संजीव अरोड़ा। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज का दिन ऐतिहासिक है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य भर के हजारों पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल रहे। ये पहली बार है कि जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री होगा। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा की इस महाविजय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका भी बेहद अहम रही। पीएम ने लगातार जनसभा की और जनता के बीच उपस्थित रहे। पीएम ने बंगाल की जनता के दर्द और उनकी समस्या को समझा और उसके समाधान के लिए मोदी की गारंटी दी। प्रधानमंत्री के प्रति बंगाल की जनता के इस विश्वास ने भाजपा की प्रचंड जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 98 वर्ष के भाजपा के वयोवृद्ध और दिग्गज कार्यकर्ता माखनलाल सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिवादन किया। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रधानमंत्री ने मंच पर ही सिलीगुड़ी के अनुभवी नेता के पैर छूकर उनका सम्मान किया और उन्हें गले लगाया। गौरतलब है कि माखनलाल सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी भी रहे और 1952 में उनके साथ कश्मीर में तिरंगा फहराए जाने के अभियान के समय गिरफ्तार भी हुए। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी संख्या में मौजूद लोगों के बीच से गुजरे। उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के लिए उनके प्रति आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को विधानसभा चुनावों में महाविजय दिलाने के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।
शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं और इस अवसर पर बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये दिन देश और पश्चिम बंगाल दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण करके। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक माखनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। माखनलाल सरकार के सम्मान पर उनकी पत्नी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा उनके पति को सम्मानित किया जाना पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने बताया कि माखनलाल सरकार 16 वर्ष की आयु से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और आज भी प्रतिदिन शाखा में जाने के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। बहुत खुश हुआ था हमारा पति इतना सम्मान पाया था प्रधानमंत्री से, खूब खुश है हम। वो आरएसएस करता है 16 साल में। और माखनलाल सरकार के बड़े बेटे माणिक सरकार ने बताया कि उन्हें गर्व है कि उनके पिता को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्होंने पार्टी के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम किया। माणिक सरकार के मुताबिक आज भी उनके पिता इस उम्र में सादा जीवन जी रहे हैं। गर्व तो हो रहा है, मेरा पिताजी को देश का प्रधानमंत्री सम्मान दिया, फिलहाल गर्व तो होगा ही। हम लोग, मैंने खुद देखा पापा का साथ अटल बिहारी वाजपेयी का दोस्त थी, बहुत प्यार करता था पापा को। आदवानी जी जब सिलीगुड़ी आए थे, फिर सुषमा स्वराज तब तो लैंड फोन था, तब तो मोबाइल नहीं था। सुषमा स्वराज पापा जाके वो बेगबूज सिनेमा हॉल के अपोजिट में एक बॉम्बे स्टोर था, उधर में एक लैंडलाइन का पीसीओ था, उधर से फोन करता था पापा सुषमा स्वराज जी का। पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक माखनलाल सरकार के परिवार के लिए आज का दिन गर्व और खुशी से भरा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माखनलाल सरकार को सम्मानित किया, जिसे लेकर उनकी बहू मीनू सरकार ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। मीनू सरकार ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि मेरे ससुर ने दशकों तक पूरी निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा की और आज प्रधानमंत्री ने उन्हें जो सम्मान दिया है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये हमारे लिए अपार हर्ष का क्षण है। बहुत बड़ा दिन है। पिताजी इस दिन से पार्टी करने के बाद आज प्रधानमंत्री इसको इतना सम्मान दिया, वो बता नहीं सकती। ऐसा फील हुआ, वो किसी को बता नहीं सकती। आंखों से पानी बह रहा था उस समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के दौरान जान गंवाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों से मुलाकात की। पीएम ने दिवंगत बीजेपी कार्यकर्ता देवाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पॉल के परिवारों से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। और शुभेंदु सरकार बनने के बाद से लगातार बीजेपी नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सभी का यही कहना है कि अब बंगाल विकास के रास्ते आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करके आज हम लोगों ने श्री शुभेंदु अधिकारी जी को मुख्यमंत्री बनवाया गया। ये प्रदेश की जनता की अपेक्षा थी। मोदी जी का उसमें से मोहरा लगा है। निश्चित रूप में शुभेंदु जी के नेतृत्व में बंगाल की चौमुखी विकास होगी। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर डबल इंजन सरकार की ये ताकत में काम किया जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रदेश में उनकी सरकार बनी है। विकसित और सुरक्षित बंगाल, सुरक्षित भारत के लिए भी जरूरी है।
वो बनेगा। किसानों की सब समस्या का समाधान होगा। जो योजनाएं रोकी हुई है, ममता जी ने रोक दी थी, अब सब प्रारंभ होगी, किसानों की भी और रूरल डेवलपमेंट की भी। पश्चिम बंगाल की आज़ादी तो आज मिली है जब कमल का फूल खिला है, जब श्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, जो डबल इंजन की सरकार बनी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। पश्चिम बंगाल को भी आगे बढ़ाने में और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान करेगी। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ बंगाल की समस्त जनता को, विशेष रूप से बंगाल की महिलाओं को, जिन्होंने बहुत साहस के साथ इस बार अपना मतदान किया और अपना ही नहीं पूरे बंगाल का भविष्य संवारा है। ये विकास की राजनीति, ये विश्वास की राजनीति जो आज यहाँ इस ग्राउंड से शुरू हुई है, ये बहुत आगे तक जाएगी और सोनार बंगला का हम सबका स्वप्न पूरा करेगी। और अब बात तमिलनाडु की। चुनाव परिणामों के बाद तमिलनाडु की राजनीति अपने सबसे नाटकीय दौर में प्रवेश कर चुकी है। अभिनेता से राजनेता बने विजय के उदय ने राज्य की राजनीतिक चर्चा को पहले ही बदल दिया है, लेकिन अगली चुनौती सरकार बनाने के लिए आवश्यक जादुई संख्या को पार करना है, जो इससे भी बड़ी है। विजय की टीवी के अपने पहले बड़े चुनावी इम्तिहान में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरी है, लेकिन पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है और इसीलिए अब सारा ध्यान गठबंधन समर्थन और चुनाव पश्चात वार्ताओं पर केंद्रित हो गया है। कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं, जबकि सीपीआई और सीपीएम के पास मिलाकर 4 विधायक हैं और इससे विजय को अभी भी बहुमत की कमी महसूस हो रही है। और अब सबकी निगाहें वीसीके पर टिकी हुई हैं, जिसके पास 2 विधायक हैं। यदि वीसीके समर्थन देती है तो विजय निर्णायक संख्या पार कर सकता है और सत्ता पर दावा कर सकते हैं, लेकिन बातचीत आसान नहीं है। I am the elected MLA candidate from Mannargudi Legislative Assembly constituency, and I have been duly elected as a MLA on the ticket of Amma Makkal Munneta Kalagam AMMK. It has been brought to my notice that a letter is being circulated in the WhatsApp alleging that I have given unconditional support to TVK, that is Tamilaga Vetri Kalagam, for formation of the government in the state of Tamil Nadu. However, I have not conferred any such support and the said letter is being circulated without my knowledge. पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को हिरासत में लिया है। चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर सुबह से ही ईडी की छापेमारी जारी है, जहां घर के भीतर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अहम दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ये कार्रवाई प्रवर्तन मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम PMLA की आपराधिक धाराओं के तहत की गई है। ये पहली बार नहीं है कि जब संजीव अरोड़ा ईडी के शिकंजे में आए हों। फिलहाल एजेंसी की टीम लगातार पूछताछ और जांच में जुटी हुई है। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किया है। वो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। ये नियुक्ति उनके पद ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। भारतीय सैन्य नेतृत्व के लिए उनकी नियुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है और इससे भारतीय सशस्त्र बलों के बीच समन्वय और रणनीतिक दिशा में सुधार की उम्मीद है। तो वहीं वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमांडर हैं और वो 31 मई को नए नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करेंगे। और यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ।
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अरे निखिल कहाँ चला गया? इधर ही था। लो आ गया। वहाँ क्यों बैठा था निखिल? बैंक अकाउंट ओपन करने। यहाँ? बिल्कुल। अब कहीं भी कभी भी वीडियो कॉल के जरिए आप अपने जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू। है ना आसान? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राजधानी नई दिल्ली में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उद्घाटन किया। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के नेत्र विज्ञान विभाग और ऑल इंडिया ऑप्थोमोलॉजिकल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये 2 दिवसीय सम्मेलन मानेकशॉ सेंटर में हो रहा है। AIOS आर्म्ड फोर्सेस ऑप्थेल्मोलॉजी अपडेट 2026 नामक इस सम्मेलन में देश भर के लगभग 200 प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ और सेना के अनुभवी आई स्पेशलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिव भी मौजूद रहे। सम्मेलन में एम्स नई दिल्ली, PGI चंडीगढ़, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, शंकर नेत्रालय और अरविंद आई केयर सिस्टम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों ने इसमें हिस्सा लिया। और इस अवसर पर ब्रिटेन और सिंगापुर से आए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने आधुनिक नेत्र चिकित्सा, रेटिना इमेजिंग और AI आधारित तकनीकों पर अपने विचार साझा किए। आज बहुत पावन दिन है कि जब रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती, महाराणा प्रताप जी की जयंती, ऑपरेशन सिंदूर की भी वर्षगांठ 2 दिन से हम लोग मना रहे हैं। और आज के दिन से जब ये कॉन्क्लेव 2 दिन का शुरू हुआ है, ये आपने बताया कि 3रा एडिशन है। ये 3रा एडिशन भी आपको इस क्षेत्र में कैसे हम दुनिया में और एक्सपर्टाइज कर पाएँ, आँख के क्षेत्र में, आँख के इलाज के क्षेत्र में कोई आदमी आज दृष्टिहीन नहीं हो, ये सबसे बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। आप सभी ऐसे सेना के अधिकारीगण, सभी चिकित्सक, मैं आपका हृदय से सम्मान करते हुए, आप सबको सैल्यूट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। और नई दिल्ली में दिल्ली नालंदा डायलॉग 2026 की शुरुआत हुई। दिल्ली सरकार के कला संस्कृति और भाषा विभाग, धानु बिहार और IIC के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये 2 दिवसीय कार्यक्रम नालंदा लिट फेस्ट 2026-27 के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इस मंच पर शासन, शिक्षा, संस्कृति और कूटनीति से जुड़े देश विदेश के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इस संवाद का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साझा मंच प्रदान करना है ताकि समग्र विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान हो सके। जो आप कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, आप सबके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। भारत में शब्द ब्रह्म कहा गया, हर एक शब्द जो निकलता है वो ब्रह्म है, व्यापक है। और उस शब्द ब्रह्म का उच्चारण चाहे लेखनी से, चाहे बोलने से होता है तो सोच समझ के होना चाहिए। हमारा हर एक वाक्य सुभाषित यदि हो जाता है तो मेरे विचार में नालंदा डायलॉग्स की सार्थकता होगी। और इस संवाद श्रृंखला का आयोजन देश के अन्य राज्यों में भी किया जाएगा और ये अक्टूबर 2027 में राजगीर में आयोजित वैश्विक नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल के साथ संपन्न होगा। दिल्ली सरकार के कला संस्कृति और भाषा विभाग में सचिव डॉक्टर के महेश ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। Delhi government is doing lot. It has undertaken a number of activities.
The number of cultural festivals which we had in this last 1 year was more than what took place during those 10 years. So imagine, under our Honorable Chief Minister, Srimati Rekha Gupta, गुजरात के प्रभास पाटन स्थित ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस खास मौके पर 11 मई को पीएम मोदी भी सोमनाथ जाएंगे। आयोजन को लेकर मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इतिहास में ये मंदिर कई बार विदेशी आक्रमणों का शिकार हुआ, लेकिन हर बार श्रद्धालुओं और शासकों के प्रयासों से इसका पुनर्निर्माण किया गया। वर्ष 1026 में महमूद गजनवी के हमले के बाद मंदिर को भारी क्षति पहुंची थी। देश की आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और इसके बाद 11 मई 1951 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। अब उसकी ऐतिहासिक क्षण के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सोमनाथ ट्रस्ट के अनुसार कार्यक्रम में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। धार्मिक अनुष्ठान, विशेष पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली समेत कई राज्यों से श्रद्धालुओं के विशेष समूह सोमनाथ के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ को भारत की सांस्कृतिक चेतना और अटूट आस्था का प्रतीक बताया है। मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और अब खबर पश्चिम एशिया में तनाव की। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज अब नया अखाड़ा बन चुका है। अमेरिका और ईरान समझौते पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका घेराबंदी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अमेरिका लगातार ईरान के जहाज़ों को जब्त कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ जारी तनाव और बातचीत के बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम यानी कि हाईली एनरिच यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं करेगा। तेहरान ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका नाकेबंदी हटाता है तो ईरान होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वह सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होने की स्थायी घोषणा चाहते हैं। उनका कहना है कि भविष्य में दोबारा युद्ध शुरू ना होने की गारंटी भी मिलनी चाहिए। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की संप्रभुता पर कोई बातचीत नहीं होगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह की ओर से बढ़ रहे एक क्रूज जहाज पर हंटा वायरस के संक्रमण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा कर दी है। जहाज पर सवार 140 से अधिक यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकालने के लिए स्पेनिश अधिकारियों ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि निकासी को पूरी सावधानी से किया जाएगा। इस क्रूज पर हंता वायरस के प्रकोप से 8 लोग बीमार हुए हैं, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। WHO ने बताया कि 6 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 2 संदिग्ध मामले हैं। इन मामलों में एंडीज वायरस पाया गया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए विशेष विमान की व्यवस्था की है। WHO के मुताबिक ये संक्रमण एडेंस स्ट्रेन के हंता वायरस से जुड़ा है, जिसमें इंसान से इंसान में संक्रमण फैलने की क्षमता सीमित मानी जाती है और आमतौर पर ज्यादा समय तक नजदीकी संपर्क में ही संक्रमण फैलता है। और अब बात खेल जगत की। और भारत ने आखिरी ग्रुप बी मैच में लेबनान के खिलाफ 4-0 की शानदार जीत के साथ ही पहली बार AFC अंडर-17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। भारत का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना तब पक्का हो गया कि जब फिलीपींस और चीनी ताइपे अपने आखिरी ग्रुप सी मैच को 12 या उससे ज्यादा गोल के अंतर से जीतने में नाकाम रहे। भारत की ओर से प्रीतिका बर्मन ने छठे और 85वें मिनट में 2 गोल दागे, जबकि अलवा देवी सेंजाम ने 36वें मिनट और जया ने 72वें मिनट में गोल कर टीम को ऐतिहासिक उपलब्धि के करीब पहुंचा दिया।
इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने से भारत का 2026 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में स्थान पक्का हो जाएगा। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इस शानदार जीत ने भारत को टूर्नामेंट की सबसे अच्छी तीसरे स्थान वाली टीमों में से एक के तौर पर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में मदद की है। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।